नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने दूसरे वीडियो के अंतर्गत मूल की प्राथमिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल की प्राथमिक संरचना की जब बात करते हैं तो हम प्राथमिक मूल के बारे में बात करते हैं, अर्थात ऐसी मूल है जिनके अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई हो, या फिर हम ऐसे कहें कि जो मूलांकुर से विकसित हुई मूल है जिसके अंतर्गत अभी तक प्राथमिक उत्तकों का ही निर्माण हुआ है, उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की द्वितीयक वृद्धि अर्थात द्वितीयक विभजित का निर्माण नहीं हुआ है। तो ऐसी मूल्य प्राथमिक मूल्य कहलाती है। और इन प्राथमिक मूलों की आंतरिक संरचना की जब बात करते हैं तो प्राथमिक मूलों की आंतरिक संरचना में जो उत्तक होते हैं वो तीन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभाजित रहते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि इनके अंदर उत्तक क्षेत्र वो तीन तरह से संगठित होता है। सबसे पहले देखें तो मूलीय त्वचा, दूसरा वलकुट और तीसरा श्रवण तंत्र। यानी प्राथमिक मूल के अंतर्गत जो उत्तक होते हैं वह तीन क्षेत्रों में विभाजित रहते हैं: मूलीय त्वचा, वलकुट और सबसे भीतर की तरफ श्रवण तंत्र। यानी कहने का मतलब है बाहर, सबसे बाहर की तरफ मूलीय त्वचा और सबसे सेंटर में है जो श्रवण तंत्र होता है, और इन दोनों के बीच में है जो पादजनन क्षेत्र को हम वलकुट कहते हैं। अब हम इन तीनों प्रकार के जो मूल के क्षेत्र हैं जो प्राथमिक मूल में पाए जाते हैं, इन तीनों प्रकार के उत्तकीय क्षेत्रों का हम द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री मूलों में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री मूल। यहां पर आपको एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री मूल दिखाई गई है। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपको मूल के विभिन्न क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। यह एक प्रारंभिक अवस्था में, या आप ऐसे कह सकते हो कि शिशु पौधे की जड़ का अनुप्रस्थ काट का कोशिकीय चित्र आपको है जो दिखाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप निरीक्षण करोगे तो पाओगे कि सबसे ऊपर की तरफ बाह्य त्वचा आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम मूलीय त्वचा कहते हैं, जो एपिब्लेमा दिख रही है ना, मूलीय त्वचा। इसकी कोशिका है जो एक पंक्ति में व्यवस्थित, लंबाई में कम एवं चौड़ाई में अधिक होती है, और इनका निर्माण अपनतिक विभाजन के फलस्वरूप होता है। और कुछ कोशिकाएं होती है वो विवर्धित होकर के एक कोशिकीय रोमों का निर्माण करती है। ये रोम मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। बाह्य त्वचा के बाद में मैंने बात की थी, दूसरा उत्तक तंत्र है वो वलकुट। वलकुट के अंतर्गत हम देखते हैं कि बाह्य त्वचा के नीचे वाला क्षेत्र है, ये वलकुट कहलाता है। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देखते हो सामान्यतः मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित ये क्षेत्र बाह्य त्वचा के ठीक नीचे से लेकर के एंडोडर्मिस तक, ठेठ यहां तक, ये जो आपको एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है यहां तक, और यहां ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका वलकुट कहलाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सजीव, पतली भित्ति युक्त तथा गोलाकार या बहुकोणीय होती है। कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय वायु स्थान पाए जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो आपको यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को मिलेंगे, दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस। वलकुट क्षेत्र की कोशिकाओं का मुख्य जो कार्य है वह भरण उत्तक के रूप में या संचयी उत्तक के रूप में हो सकता है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है वो है एंडोडर्मिस। यह उत्तक वल्कुट की सबसे अंदर की परिसीमा का निर्धारण करती है। या हम ऐसे कह सकते हैं जो एंडोडर्मिस है अंतःत्वचा, ये वल्कुट और संवहन तंत्र के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं मृदुतकीय एक पंक्ति में व्यवस्थित एवं ढोलकाकार होती है। और इसकी अधिकांश कोशिकाओं पर कोशिका भित्तियों पर सुबेरिन का निक्षेपण, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सुबेरिन युक्त पट्टिकाओं का अरीय जमाव देखने को मिलता है, अरीय स्थूलन। इन स्थूलन पट्टिकाओं को हम कैस्पेरिन पट्टिकाएं कहते हैं। लेकिन ये जो आपकी एंडोडर्मिस है, ये वाली परत, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो जाइलम के सम्मुख वाला क्षेत्र है एंडोडर्मिस कोशिकाओं का, इन कोशिकाओं की भित्तियों पर आप कैस्पेरिन पट्टिकाओं का स्थूलन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत आकार में बड़ी और पतली भित्ति युक्त होती है। इन कोशिकाओं को मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। इनका मुख्य कार्य है वल्कुट कोशिकाओं से, यानी वल्कुट से जाइलम के अंदर जल ट्रांसफर को सुगम बनाना। नेक्स्ट आता है एंडोडर्मिस के बाद का परिक्षेत्र, वो है आपके परिरंभ, जिसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पतली भित्ति युक्त मृदुतिक कोशिकाओं की एक परत, जिसे हम परिरंभ कहते हैं, पाई जाती है। और यह संवहन तंत्र की अथवा रंभ की बाहरी सतह के रूप में विकसित होती है। ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा रंभ है पूरा पूरा। इस रंभ के बाहर की तरफ है जो परिरंभ है, और ऊपर की तरफ है जो एंडोडर्मिस है। इस परिरंभ से पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति होती है। साथ साथ द्विबीजपत्री पौधों में कॉर्क कैम्बियम का निर्माण भी इसी परत से होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। अब जो मूल का केंद्रीय क्षेत्र है, जिसे हम संवहन तंत्र कहते हैं, संवहन क्षेत्र में हम आप देखते हो तो आपको विभिन्न प्रकार की जड़ों के अंतर्गत अलग अलग जाइलम बंडलों की संख्या देखने को मिल सकती है, जो आपको द्विदारुक से लेकर के चतुर्दारुक तक होती है। अर्थात 2 जाइलम से लेकर के 4 जाइलम के बंडल हो सकते हैं, तथा ये बंडल है जो अरीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको 4 बंडल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4, ये है जो एक अरीय रूप में व्यवस्थित है। और जो फ्लोएम बंडल होते हैं, वो इन जाइलम बंडलों के बीच में, जैसे आप देख रहे हो, ये जाइलम बंडल है, ये जाइलम बंडल है, इनके बीच में देखो आपको ये हल्का पीले रंग का है जो फ्लोएम आपको गुच्छा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 जाइलम बंडलों के बीच में आपको फ्लोएम बंडल देखने को मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम ये आप देख रहे हो कि एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, है ना, एकांतरित क्रम पर पाए जाते हैं। और इनके बीच में जो मृदु की कोशिकाओं के रूप में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। और केंद्रीय भाग के अंतर्गत बिल्कुल सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर मजा अनुपस्थित या कहीं भी अनुपस्थित या फिर बहुत चौड़ी होती है। साथ ही साथ जाइलम उत्तक जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभाजित रहते हैं। प्रोटोजाइलम तत्व होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम तत्व है बाहर परिधि की तरफ है, पेरिसाइकिल की तरफ, परिरंभ की तरफ, और वो कोशिका है जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। जबकि मेटाजाइलम एलिमेंट्स है वह अंदर की तरफ है यहाँ पर, तो ये है जो एलिमेंट्स आकार में बड़े होते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन को, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ अभिमुख होता है, को हम एक्जार्क कंडीशन कहते हैं, अर्थात बाह्य आदिद्वारुक अवस्था कहते हैं।
नेक्स्ट है एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूलों के अंतर्गत हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री मूलों की तरह इसमें भी सबसे बाहर की तरफ आपको है जो मूलीय त्वचा देखने को मिलती है, जिसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। ये पतली भित्ति युक्त अरीय रूप से दीर्घित सुदीर्घित कोशिकाओं की ये एक स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाओं में अपनत्तिक विभाजन होते हैं और अनेक कोशिकाओं से मूल रोम उत्पन्न होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। बाह्य इसी बाह्य त्वचा परतों की कुछ अधिचर्मी कोशिकाएं होती है जो विवर्तित होकर के रोम का निर्माण करती है, और ये मूल रोम है जो भूमि से जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। इसके पश्चात नीचे वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम वलकुट कहते हैं, कॉर्टेक्स। यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे से लेकर के और अंतःत्वचा तक, यहां तक अंतःत्वचा तक फैला हुआ रहता है। तब मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित बहुपंक्ति क्षेत्र होता है, यानी मृदुतकीय जो कोशिका है उनकी बहुत सारी पंक्तियां पाई जाती है, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। यानी जो दो कोशिका हैं, दो कोशिकाओं के बीच में आपको है जो अंतरकोशिकीय स्थान देखने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम वो है जो कॉम्पैक्ट पैक नहीं होती है, लूजली पैक होती है। उनके बीच में कुछ है जो स्पेस, या अपन कह सकते हैं कि वायु अवकाश पाए जाते हैं। इसके बाद जो वलकुट की नीचे वाली परत है वो है अंतःत्वचा, और वलकुट के नीचे उपस्थित कैस्पिरिन पट्टिकाओं से युक्त इस परत में कुछ कोशिकाएं एक पंक्ति में पाई जाती है, जिसमें प्रोटोजाइलम, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं बाहर की जाइलम पूल के अंतर्गत बाहर की जो एलिमेंट्स है जाइलम की, उनको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। भीतर वालों को अपन है जो मेटाजाइलम बोलते हैं। तो प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं पाई जाती है उनके अंतर्गत है जो कैस्पिरिन पट्टिकाओं का अभाव होता है, और ये कोशिका है जो मार्ग कोशिका के रूप में काम करती है, जिसके थ्रू वलकुट से होता हुआ जल है जो जाइलम के भीतर प्रवेश करता है। अंतःत्वचा के बाद में नीचे वाली जो परत है वो है परिरंभ, और परिरंभ है जो ये मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित रंभ की सबसे बाहरी परत होती है जो अंतःत्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, और इसका मुख्य कार्य होता है पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति। थोड़ा सा भिन्न है कि वहां पर द्विबीजपत्री में मूल के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, इसके फलस्वरूप परिरंभ से कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, जबकि हम जानते हैं एक बीजपत्रियों के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, अतः इनसे ऐसे किसी भी प्रकार की द्वितीयक विभक्तियों का निर्माण नहीं पाया जाता है। श्रवण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो रंभ में उपस्थित जाइलम और फ्लोएम उत्तक के समूह एकांतरित रूप से अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। यहां पर आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको ये फ्लोएम पूल और ये जाइलम पूल एकांतरित रूप में ना अलग अलग त्रिज्या पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम अरीय संवहन बंडल कहते हैं। अब सेम द्विबीजपत्री जड़ की तरह इसमें भी आप देख रहे हो कि प्रोटोजाइलम की स्थिति बाहर की तरफ है, परिधि की ओर है, जबकि मेटाजाइलम की स्थिति भीतर की तरफ है, केंद्र की ओर है, मज्जा की ओर। तो इस प्रकार की जाइलम स्थिति को हम बाह्य आदि दारुक जाइलम स्थिति कहते हैं, जो कि मूल का अभिलाक्षणिक लक्षण है। एक बीजपत्रियों में द्विबीजपत्रियों की तुलना में सुविकसित मज्जा पाई जाती है, जो कि आप यहां पर देख रहे हो बिल्कुल सेंटर के अंतर्गत सुविकसित मज्जा, जबकि द्विबीजपत्रियों में स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती या फिर कम विकसित होती है, जबकि इसके अंतर्गत सुविकसित मज्जा पाई जाती है। तथा फ्लोएम में फ्लोएम मृदुत्व का अभाव होता है, ये इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है। जाइलम और फ्लोएम उत्तकों के बीच में मृदुत्व की संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, और मज्जा कोशिकाएं हैं वो है जो आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको मज्जा कोशिकाएं गोल तथा मृदुत्व की प्रकार की होती है, और उनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं,
साथ ही साथ इन मज्जा कोशिकाओं में स्टार्च कण भी उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो मूले हैं, इन मूलों में जाइलम की स्थितियां क्या क्या है, कितने प्रकार के जाइलम हमें मूलों में देखने को मिल सकते हैं। मूलों में जाइलम बंडल्स की संख्या के आधार पर, जाइलम के पुलों की संख्या के आधार पर मूल में जाइलम द्विदारुक से लेकर के बहुदारुक कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। जैसे सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो तो जाइलम के गुच्छों की संख्या 2 है ना, एक जाइलम ये गुच्छा, एक जाइलम गुच्छा ये है, यानी एक जाइलम का बंडल ये है, ये, और उनके बीच में 2 है जो आपको फ्लोएम बंडल नजर आ रहे हैं, एक फ्लोएम बंडल ये है, एक फ्लोएम बंडल ये है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम द्विदारुक कहते हैं। और उदाहरण के रूप में हम देखें तो मूली के अंतर्गत हमें इस प्रकार की द्विदारुक कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड, त्रिदारुक कंडीशन, सेम उसी तरह से यहां पर आप देखेंगे तो आपको 3 जाइलम के बंडलों के बीच में 3 फ्लोएम के बंडल एकांतर क्रम में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। और इस प्रकार की त्रिदारुक जाइलम के अंतर्गत जाइलम के गुच्छों की संख्या 3 होती है। और इस प्रकार का स्थिति हमें पाइनस के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपके चतुर्थ दारुक, अर्थात जाइलम गुच्छों की संख्या, जाइलम बंडल्स की संख्या 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जाइलम के जो बंडल्स है आपको 4 नजर आ रहे हैं, उनके बीच में फ्लोएम बंडल्स है। और इस प्रकार की स्थिति हमें सूरजमुखी व चना के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, बहुदारुक स्थिति। इस प्रकार की कंडीशन के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जाइलम की जो गुच्छों की संख्या है वह 4 से भी अधिक है, अर्थात अनेक जाइलम के बंडल्स पाए जाते हैं, उनके बीच में आपको फ्लोएम एकांतरित क्रम में देखने को मिलता है। जब अनेक प्रकार के बंडल्स इस प्रकार से व्यवस्थित दिखाई देते हैं 4 से अधिक, तो हम इस प्रकार की कंडीशन को बहुदारुक कंडीशन कहते हैं। और यह कंडीशन हमें कई एक बीजपत्री जड़ों के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री जड़ में अंतर। द्विबीजपत्री के अंतर्गत क्या होता है, वलकुट अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ों में वलकुट अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। मूलीय त्वचा द्विबीजपत्रियों में मूलीय त्वचा, वलकुट और अंतः त्वचा का कोरक द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ों में कोरक का निर्माण नहीं होता है, अतः केवल मूलीय त्वचा ही हटती है। द्विबीजपत्री जड़ में प्रौढ़ जड़ों में कोरक का आवरण पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ों में एक्सोडर्मिस का आवरण पाया जाता है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत अंतः त्वचा में कैस्पेरिन पट्टिकाएं सुविकसित होती है। एक बीजपत्री के अंतर्गत केवल युवा मूलों में कैस्पेरिन पट्टिकाएं सुस्पष्ट परंतु अन्य अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत मार्ग कोशिकाएं कम संख्या में, जबकि एक बीजपत्री में मार्ग कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। द्विबीजपत्रियों में परिरंभ से काग एदा का निर्माण व पार्श्वी मूलों की उत्पत्ति होती है, जबकि एक बीजपत्रियों में केवल पार्श्वी मूलों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है, इसलिए काग एदा का निर्माण नहीं होता है। संवहन बंडल है जो द्विबीज जड़ों में हमें 2 से लेकर के 6 तक देखने को मिलते हैं, जबकि एक बीज जड़ों में संवहन बंडल 6 या इससे अधिक ही होते हैं। अर्थात हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक बीजपत्रियों में हमें बहुदारुक कंडीशन देखने को मिलती है। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि संवहन एदा व कोरक एदा के द्वारा संपन्न होती है, जबकि एक बीजपत्रियों के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, जो कि इनका एक मुख्य अभिलाक्षणिक लक्षण है। द्विबीजपत्री जड़ों में मज्जा अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है, जबकि एक बीजपत्रियों के अंतर्गत मज्जा सुविकसित होती है। धन्यवाद।